मु पिलाମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଦୁରୁଆ ନୃତ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ନୃତ୍ୟ ବିରଳ ହटे। उसके उत्साह ने उनके गांव के स्कूल से कुछ अन्य युवा छात्रों को भी प्रोत्साहित किया। दास दुरुआ नाटी धर गिद्दा साध में ये तो चूड़ी के लिए आदो काम वाले ये तो धर गिद्दा पे दास दुरुआ जातिर नृत्य को से प्रत्येक सहर रे देखंती से नृत्य द्वारा से प्रसिद्ध होता। दासा का मानना है कि जब तक लोग उसके समुदाय के लोगों और संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक उनकी आदिवासी जाति इसी तरह अलग थलग और पिछड़ी रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम होगा विस्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी। राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी निवेश पर 25% मिलेगी सब्सिडी। झारखंड समेत देश भर में 36 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 555। और मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देशवासियों ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार होने जा रहा है। फेरबदल में कई मंत्रियों को प्रोन्नति मिलने के आसार हैं, तो वहीं कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कि अभी जो एक संभावना है वो इस बात को लेकर है कि काफी मंत्रियों को शामिल किया सकता है, क्योंकि काफी जगह बचती है। तो ऐसे में जब ये एक तरह से पहला विस्तार होने जा रहा है 2019 के बाद, तो निश्चित तौर पर बहुत अहम इसलिए होगा कि क्या इस मंत्रिमंडल में युवाओं को सबसे ज्यादा जगह दी जाएगी, जिस बात की संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ क्षेत्रवार जो संतुलन की बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है वो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में दिखाई दे। और जिस तरह से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम लगातार किया गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत एक तरह से देखें नजरें होंगी जब मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। तो निश्चित तौर पर खासतौर पर इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कल ही एक नए मंत्रालय के गठन की बात की गई है, जिसमें सहकारिता
मंत्रालय के गठन की बात की गई है और साथ ही साथ थावरचंद गहलोत को जो केंद्रीय राज्यपाल भी बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से एक आप कह सकते हैं कि सभी की निगाहें हैं, सभी की नजरें हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जब ऐसे कई तरफ से देखें मंत्रियों के साथ। जी शैलेंद्र, केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कायम करेगा। इससे सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में सहूलियत होगी, रूप में मजबूत करने में मदद करेगा। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। नया मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार की सुगमता और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए कार्य करेगा। गौरतलब है कि संविधान में अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों का संवर्धन शामिल है। साथ ही राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन उसका गठन स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किसानों की आय दोगुना करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास जैसे लक्ष्यों को रेखांकित किया था। उन्होंने सहकारिता को हमारी सहज प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा बताया था। क्या हम एक नई पीढ़ी को नए स्पिरिट के साथ और खास करके ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता आंदोलन में प्रेरित कर सकते हैं क्या? हमारे देश के स्वभाव को सहकारिता आंदोलन एकदम सूट करता है। ये उधारी लिया हुआ विचार व्यवस्था नहीं है, ये हमारे मूलभूत चिंतन, स्वभाव, संस्कार के अनुकूल व्यवस्था है और इसलिए इसका यहां पनपना बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए आपको इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी सरल व्यवस्थाएं अगर हम लाते हैं, अगर बॉरोड व्यवस्थाएं हैं, तो एक फॉरेन एलिमेंट के रूप में रेजिस्टेंस रहता है। ये हमारी सहज प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है, हम मिलकर के कर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन का केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वागत किया है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया प्रभात आएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल से मोदी सरकार देश के गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि ये ऐतिहासिक निर्णय सहकारी क्षेत्र और उसके लोगों को सशक्त करेगा और देश के सहकारी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा की दृष्टि से काफी कारगर साबित होगा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया है। सहकारिता मंत्रालय का गठन कृषि क्षेत्र में विकास को बल देने के साथ साथ कृषक कल्याण की दृष्टि से भी बहुत कारगर सिद्ध होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी। आदिवासियों और वनवासियों को वन अधिकार देने और उनकी आजीविका के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और आदिवासी मामलों के मंत्रालयों के संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस मकसद से केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें यह तय किया गया है कि आदिवासियों और वनवासियों के जंगल की भूमि पर अधिकार और आजीविका से जुड़े मामलों का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिसमें ग्राम सभा की भूमिका अहम हो। यह कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले। संयुक्त पत्र में आदिवासियों की आजीविका के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जिसमें नई कृषि तकनीकों का प्रयोग,
फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, ट्राइफेड, आयुष मंत्रालय, राज्यों के वन मंत्रालय, वन धन केंद्र के साथ आदिवासियों को जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के अधिकार और आजीविका को सशक्त करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7,200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। इस मौके पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वन के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा पर हमारी नीति रही है, लेकिन ये लक्ष्य भी तभी पूरा हो सकता है जब आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जाएं और उनकी आजीविका की रक्षा की जाए। आदिवासियों को उनकी पारंपरिक और नैसर्गिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। कम्युनिटी फॉरेस्ट के माध्यम से जब हम इन सारे चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो मैं मानता हूं कि लोगों के जीवन स्तर, जिस कार्य को अतिरिक्त बल देने के लिए इस मंत्रालय ने ट्राइफेड का गठन किया है और ट्राइफेड के माध्यम से हम वन धन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, वन धन केंद्र, आदरणीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में, मैं समझता हूं कि यह वनवासी समाज, आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के लिए एक नया अध्याय के रूप में माना जाएगा। भारत में करीब 10.5 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदाय की आबादी है, जिसमें से 96% लोग वन क्षेत्र में ही रहते हैं। स्पष्ट है कि वनीय क्षेत्र का विकास ही आदिवासियों के विकास का एकमात्र रास्ता है। वन अधिकार कानून में तय किया गया है कि आदिवासी और वनवासी जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ का मालिकाना हक उन्हें मिले। साथ ही कीमती लकड़ियों को छोड़कर जो भी वन उत्पाद हैं, उन पर भी आदिवासियों का अधिकार हो। आदिवासियों के अधिकार की पात्रता के लिए कानून में एक ढांचागत व्यवस्था बनाने की भी बात की गई है, जिसमें ग्राम सभा की कमेटी को अधिकार संपन्न बनाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2006 के वनाधिकार कानून को किस तरह से और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जो वन क्षेत्र में आदिवासी पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, उनको और ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये कदम स्वागत योग्य है। ये फैसला से हमारे आदिवासी लोगों को वन क्षेत्र में और भी अधिक लाभ मिलेगा, जो आने वाले समय में इसका लाभ देखने आदिवासियों के बीच में देखने को मिलेगा। इस बात से मुझे संतोष है कि सरकारें आदिवासियों को हकों, सुरक्षा एवं विकास को लेकर पहल कर रही है। सरकार की इस पहल से वन क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ पर्यावरण पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले वक्त पर्यावरण और जलवायु संतुलन में निश्चित। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी निवेश पर 25% तक सब्सिडी मिलेगी। राज्य की नई उद्योग नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई उद्योग नीति लागू होने से निवेशकों को निवेश में सहूलियत होगी। उद्योग नीति को पास किया है ताकि राज्य में निवेश का द्वार खुले और बेहतर ढंग से खुले, लोग राज्य में निवेश करने के लिए आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंत्रिपरिषद ने झारखंड औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में नए उद्योगों को राज्य में निवेश करने पर 25% सब्सिडी अथवा अधिकतम 6 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे गए हैं।
त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रमेश बैस राज्य को बेहतर दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार ने नए राज्यपाल झारखंड को दिया है और मुझे उम्मीद है कि नए राज्यपाल राज्य को बेहतर दिशा देने में उनकी भूमिका होगी। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देश को लगातार सफलता मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 43,733 नए मामले सामने आए हैं। 733 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 47,240 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। रिकवरी रेट बढ़ गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,59,920 है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 43,733 नए दैनिक मामले दर्ज हो गए हैं। 97.18% रिकवरी दर हो गई है और 47,240 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं 108 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद अब घटकर 555 रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 98.36% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के 12 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आज पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और आईसीएमआर के अलावा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के हिस्सा लेने की संभावना है। और इस बैठक के बारे में और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच करेगी। चौथा सत्र 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। वर्चुअल संबोधन में श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी, अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2021 2 अगस्त तक 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए।
और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में आज सवेरे निधन हो गया। साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी यादों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए हमारे बीच वो हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ रही है। श्यामा, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये हिंदुजा अस्पताल के बाहर के हैं, क्या जानकारी आप हमें देना चाहेंगी? देखिए रमा, सबसे पहले तो यही जानकारी है कि वो एडमिट हुए थे और उनकी हालत बिगड़ी उसके बाद, और ये बहुत दुखद खबर आज सुबह में आई। बताया ये जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से अब घर ले जाया जाएगा और जो पाली हिल में उनकी जो घर है वहां पर रखा जाएगा। क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, जो नजदीकी होंगे उन्हीं के लिए एक अंतिम दर्शन के लिए उन्हें कुछ वक्त रखा जाएगा। सब अपनी श्रद्धांजलि एक तरह से या एक आखिरी अलविदा जो होती है वो एक कर लेंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से सैंटा क्रूज कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। ये बता मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। दिग्गज अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य के निधन से गहरा दुख हुआ। श्री दिलीप कुमार के निधन से सिनेमा जगत ने एक महान भारतीय अभिनेता खो दिया। हालांकि मशहूर अभिनेता ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे, लेकिन महान अभिनेता सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे और उन्होंने सामाजिक नाटकों से लेकर रोमांटिक नाटकों तक की सभी तरह की भूमिकाएं समान सुगमता से निभाईं। हिंदी सिनेमा के कुछ महानतम अभिनेता अभिनय के विभिन्न कौशलों को समझने में उनके अतुलनीय योगदान को स्वीकार करते हैं। उनके निधन ने सिनेमा के क्षेत्र में एक अपूरणीय रिक्तता पैदा कर दी है। उनके परिवार के सदस्यों और भारत और विदेशों में उनके असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे सभी पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना, श्रद्धांजलि। श्रेष्ठ और सच्चे अभिनेता थे, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सभी ने खूब सराहा। गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने लाखों सिने प्रेमियों को प्रभावित किया। और आइए अब एक नजर डालते हैं मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के सफर पर। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रुपहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रैजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर, तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बाजान की वजह से हुआ, जो यहाँ नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया।
वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं और वे एक ऑलराउंडर भी हैं। फिल्मी सितारों में दिलीप साहब ने जो काम किया और नाम कमाया वो अद्भुत है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर अदाकारी तक में उनके सामने कोई नहीं टिकता। आगे निकल गई थी, फिर जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? दृश्य चाहे रोमांटिक हो या फिर हास्य का, दोनों ही जगह उनका सिक्का खनकता था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप राज देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने। नौशाद, महबूब, बिमल रॉय और के आसिफ ने दिलीप के साथ कई क्लासिकल फिल्में देश को दी। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार वे सब फिल्में कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1953 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार को कुल 8 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और ये एक कीर्तिमान है। अंतिम बार उन्हें सन 1982 में फिल्म शक्ति के लिए ये इनाम दिया गया था, जबकि फिल्म फेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। हिंदी सिनेमा में सबसे सफल और चर्चित कलाकार का नाम तलाशेंगे तो शायद एक ही नाम उभर कर सामने आए और वो है दिलीप कुमार। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में दिलीप कुमार ने सिनेमा को सबसे अधिक फिल्में दी। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को सबसे अधिक सफल फिल्में दी। भले ही बाद में कई सुपरस्टार बने हों, महानायक बने हों, लेकिन सच तो ये है कि दिलीप कुमार की ऊंचाइयों को छूना हर किसी का सपना रहा है। आज की रात मुस्कुराता है। इंडस्ट्री में आने वाला हर नया कलाकार उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम बनाया वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए एक ख्वाब है। आज की नई पीढ़ी के बहुत से लोग चाहे दिलीप कुमार के फिल्मों के महान योगदान और उनकी कई बड़ी उपलब्धियों को न जानते हों, पर दिलीप कुमार सफलता के जिस शिखर पर पहुंचे वहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका है। आज उनके जाने से फिल्मी दुनिया के स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम होगा विस्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रियों को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी। राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी निवेश पर 25% मिलेगी सब्सिडी। झारखंड समेत देश भर में 36 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में